पिछले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी होगा, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। राहुल को मिशन खत्म होते ही वापस जाना था। जाने से पहले वो सिया से मिलने आया। आज सिया की छुट्टी थी। उसने सोचा कि आज वो सारा दिन राहुल के साथ रहेगी, पर राहुल ने आते ही कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या कल तुमने बताया नहीं? आज अचानक कैसे? मेरी तो आज छुट्टी थी। आज मेरे पास टाइम ही टाइम था और तुम वापस जा रहे हो। सिया ने नाराज़गी जताई। यार, मेरा कौन सा मन करता है तुम्हें छोड़कर जाने का, पर मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? सॉरी, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। कुछ ही देर में मेरी फ़्लाइट है, मुझे जाना है। ओके बाय कहकर राहुल ने सिया को गले लगाया। सिया रोने लगी, पर वो बिना मुड़े वहाँ से चला गया। सिया बुद्ध बनी खड़ी उसे देखती रही, जब तक सिया को एहसास हुआ राहुल कहीं नहीं था। राहुल अनमने सा प्लेन में बैठा सिया के बारे में सोच रहा था। उसकी मजबूरी थी, वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। अगर उसने इंडिया आकर रिपोर्ट ना करना होता तो वो सिया के साथ और वक्त गुजारना चाहता था। उसने होटल आकर सिया को सॉरी का ईमो भेज दिया। सिया की लाइफ फिर पुराने ढंग से चल पड़ी। वही रोज़ कॉलेज जाना, पढ़ना, फिर बुटीक जाना और रात को आकर सो जाना। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया राहुल के फ़ोन आने कम हो गए। सिया फ़ोन करती तो वो फ़ोन उठाता ही नहीं, या फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता। सिया की समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल को हुआ क्या है। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते कि कहीं राहुल को कुछ हो ना गया हो। उसने कई बार राज को फ़ोन किया, वो भी फ़ोन नहीं उठाता था या स्विच ऑफ आता था। धीरे धीरे सिया के मन में भी गुस्सा आ जाता और वो भी कई कई दिन फ़ोन नहीं करती। इंडिया आने के बाद राहुल इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्ल्ड में बहुत मशहूर हो गया। उसे कभी कोई देश मिशन के लिए बुलाता तो कभी कोई देश। राहुल ने शिव और माधव को अपनी कंपनी का चार्ज दे दिया और खुद राज के साथ अलग अलग देशों के मिशन पर जाने लगा। वो जितना फेमस हो रहा था, उसके नाम और वजूद को उतना सीक्रेट रखना पड़ा। उसका फ़ोन कोई हैक ना कर ले, इसलिए ज़्यादातर बंद ही रखता था। उसे काम में सिया की याद भी नहीं आती, पर जब फ्री होता तो बहुत याद आती। उस वक्त कभी सिया के कॉलेज टाइम करके, कभी रात होने के कारण वो सिया को फ़ोन नहीं कर पाता। लगभग महीने के बाद उसने सिया को फ़ोन किया। सिया ने झट से फ़ोन ऑन किया। हेलो, चलो अब याद आई मेरी। मैंने तो सोचा था कि मुझे भूल ही गए। पता है कितनी परेशान थी मैं। अगर कोई और पसंद आ गई है तो मुझे बता तो दो। क्यों इस तरह तंग किया? सिया रोए जा रही थी और बोल रही थी, सिया, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। इससे बड़ा सच कोई और नहीं है। मैं अपने काम में बहुत बिजी था और आगे भी हो सकता हूँ रहूँ। प्लीज़ तुम थोड़ा कोऑपरेट करो। ऐसा क्या काम है कि तुम ना फ़ोन करते हो ना उठाते हो? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तुम्हें फ़ोन ना करना और तुम्हारा फ़ोन ना उठाना मेरे काम से ही रिलेटेड है। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मुझ पर यकीन रखना। अच्छा, अब कभी मुझे मैसेज या फ़ोन ना करना। जब वक्त मिलेगा मैं खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा। मैं तुम्हारी हर बात पर भरोसा करती हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। अपना ध्यान रखना और ये याद रखना, मैं हमेशा तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही चाहती थी, चाहती हूँ और चाहती रहूँगी। इसलिए मुझे कभी इग्नोर मत करना, सिया ने कहा। ये प्यार भी अजीब होता है। इसमें इंसान बात ना होने पर कभी कुछ सोचता है तो कभी कुछ, पर जब बात हो जाती है तो सब गिला भूल कर उसकी हर बात मान लेता है। यही सिया के साथ हुआ। जब राहुल से बात नहीं हो रही थी तो वो उसे 100 गालियाँ निकाल रही थी और सोच रही थी कि उसे ऐसा कहेगी, उसे वैसा कहेगी। पर जब फ़ोन आ गया तो वो सब भूल कर उसकी बातों में आ गई। ओबराय बिल्डर्स इंडिया। राहुल के पापा विजय ओबराय अमेरिका में नई कंपनी सेट कर रहे थे। इंडिया की कंपनी उन्होंने अपने दोस्त और पार्टनर दिनेश गुप्ता सुभा के पापा को सौंप दी थी। इस कंपनी के 45% शेयर राहुल के परिवार के पास थे और 40% शेयर राकेश गुप्ता के पास। 5% शेयर इनके एक दोस्त कबीर के पास थे और 10% एक दोस्त मंजीत के पास। गुप्ता ने राहुल के पापा विजय ओबराय की गैर हाजिरी में कबीर को नशे की लत लगाकर उससे उसके 5% शेयर खरीद लिए। मंजीत उसका खास दोस्त था तो उससे भी उसने 10% शेयर खरीद लिए।
अब उसके पास 55% मतलब विजय से ज़्यादा शेयर हो गए। उसने इस बात का पता विजय को नहीं लगने दिया। फिर वो घाटा दिखा दिखा कर विजय से पैसे मांगता रहा। हालात ये हो गए कि विजय को अमेरिका की कंपनी बेचनी पड़ी और वो इंडिया वापस आ गए। राहुल की माँ को ये कहकर समझाया, देखो मेरा यहाँ बिजनेस का मन नहीं है, मैं सब कुछ बेचकर इंडिया वापस जा रहा हूँ। तुम यहीं टीना के साथ रहना, यहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है, मैं कभी कभी आ जाया करूँगा। टीना की छुट्टियों में तुम लोग आ जाना, ठीक है। विजय वापस इंडिया आ गए। यहाँ आते ही उन्होंने बोर्ड की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में राकेश ने अमेरिका की कंपनी फेल होने का मुद्दा बनाकर विजय को चेयरमैनशिप से हटाने को कहा। रूल के मुताबिक सबसे ज़्यादा शेयर मेरे पास हैं, तो चेयरमैन तो मैं ही रहूँगा, विजय ने कहा। राकेश ने कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज सारे मेंबर्स को दी और बोला, ये देखो अब सबसे ज़्यादा शेयर मेरे पास हैं। विजय के पास सिर्फ 45% है, मेरे पास 55% है, तो चेयरमैन मुझे बनाओ। सबको मानना पड़ा। विजय को वाइस चेयरमैन बना दिया गया। अब हर काम में राकेश की ही चलती थी। उसने कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए, तो पार्टनर होने के कारण विजय को भी अपना शेयर लगाना था। वो राहुल को बच्चा समझते थे, सो उससे बात नहीं की। विजय के पास इतने पैसे नहीं थे, उसने अपने शेयर गिरवी रख दिए। पर उसे ये नहीं पता था कि संजीव, जिसे उसने शेयर बेचे थे, वो राकेश का आदमी था। उसने धोखे से गिरवी की जगह बेचना लिखवा लिया। अगले दिन फिर से बोर्ड की मीटिंग थी। सब वहाँ आ गए, एक कुर्सी खाली थी। इस बार राकेश का मुद्दा विजय को कंपनी से बाहर निकालना था। मीटिंग शुरू होने लगी, तभी संजीव अंदर आया और उसने अपने शेयर दिखाते हुए बोला, ये देखिए, इस कंपनी के 45% के शेयर जो मिस्टर विजय के थे, वो उन्होंने मुझे बेच दिए हैं। अब मैं हूँ इस कंपनी का वाइस चेयरमैन, क्योंकि मेरे पास दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शेयर हैं। विजय बोला, झूठ, ये शेयर मैंने बेचे नहीं हैं, सिर्फ गिरवी रखे हैं। मैं बेवकूफ़ हूँ जो इतनी कम रकम में शेयर बेच दूँगा। मुझे क्या पता, मैंने तो शेयर खरीदे हैं, ये लीजिए, सब देख लीजिए। जब विजय ने देखा तो उसमें सच में लिखा था कि शेयर बेचे हैं, गिरवी वाला पेज ही नहीं था। विजय काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था, आज उसका दिल जवाब दे गया। वो कुछ बोलने वाला था कि चक्कर खाकर गिर गया। उसके सेक्रेटरी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, हार्ट अटैक हुआ था। सेक्रेटरी ने राहुल को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन नहीं लगा। राहुल उस वक्त स्पेशल मिशन पर रूस गया था और उसका फ़ोन बंद था। तब सेक्रेटरी ने टीना को फ़ोन किया, उसे सब बताया। वो दोनों पहली ही फ्लाइट से इंडिया आ गए। विजय को 2 दिन हो गए, अभी तक होश नहीं आया था। माँ ने राहुल के बारे में पूछा, फिर खुद फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन बंद था। माँ भी परेशान हो गई। टीना ने जैसे तैसे उन्हें संभाला। टीना और माँ दोनों परेशान थे। राहुल का कुछ पता नहीं था और उसके पापा की हालत ख़राब थी। उन्हें कंपनी के बारे में भी कुछ पता नहीं था। 4 दिन बाद विजय को होश आया। अब जाकर टीना और उसकी माँ को थोड़ा चैन आया। कैसे हैं आप? एकदम से ये क्या हुआ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ कहकर रो पड़ी। तभी टीना ने बताया, माँ, गुप्ता अंकल आए हैं। कैसे हो? राकेश ने आते ही पूछा। टीना बाहर आ गई थी। माँ भी बाहर जाने लगी तो विजय ने रोक लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? विजय ने राकेश से पूछा। तुम जानते हो, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी सुभा से है और वो राहुल से प्यार करती है। उसने हमेशा राहुल से शादी करने का सपना देखा है। तुम लोगों ने वो सपना तोड़ दिया। तुम्हें पता है कितनी शांत हो गई है मेरी सुभा। मुझसे अपने बेटी का दुख देखा नहीं जाता। मैं तुम्हें सब लौटा दूंगा, तुम मेरी बेटी की खुशी लौटा दो। तुम जितना जल्दी फैसला लोगे उतनी ही जल्दी सब ठीक हो जाएगा, कहकर वो वहाँ से चला गया। ये सब क्या है भाई साहब, क्या कह रहे थे? माँ ने पूछा। तब विजय जी ने सारी बात उन्हें बता दी। अब तुम ही बताओ, सब वापस पाने के लिए हम अपने बेटे की खुशियाँ कैसे दांव पर लगा दें? आप चिंता ना करें, मैं कुछ करती हूँ, कहकर वो बाहर आ गई। उन्होंने टीना को अंदर भेज दिया। माँ ने पहले राहुल को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन अब भी बंद था। वो काफ़ी देर सोचती रही। फिर उन्होंने सिया को फ़ोन किया। हाल चाल पूछने के बाद वो बोली, सिया, तुम्हारी नींद खराब करने के लिए सॉरी बेटा। सिया, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें अपनी टीना की तरह ही प्यार करती हूँ। अगर मैं कुछ मांगूँ तो मुझे दोगी? वो रोती हुई बोली। क्या बात है आंटी, आप आज ये सब क्यों कह रही हैं?
मैं जानती हूँ आप जैसा प्यार मुझे और कोई नहीं करता। आप जान भी मांगिए मैं दे दूँगी, सिया ने कहा। मैंने राहुल को फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद आ रहा, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। तुम्हारे अंकल के बिजनेस पार्टनर ने कंपनी को धोखे से अपने नाम कर लिया है और उन्होंने वापस देने के लिए एक शर्त रखी है। वो सुबह की शादी राहुल से कराना चाहते हैं। सिया के पैरों तले मानो ज़मीन किसी ने खींच ली हो। उसे समझ आ गया था कि आंटी क्या कहने वाली हैं। वो बोली, अब अंकल की तबीयत कैसी है? आंटी जी आप बेझिझक कहिए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। अभी खतरे से बाहर नहीं हुए हैं बेटा, अगर अब अटैक हो गया तो बचना मुश्किल है। सिया मैं जानती हूँ कि तुम और राहुल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, पर क्या तुम हमारी खातिर उसे छोड़ सकती हो? राहुल कभी राजी नहीं होगा। तुम ही कुछ ऐसा करो कि वो खुद ही तुम्हें छोड़ दे। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इस वक्त कंपनी और तुम्हारे अंकल की जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं है आंटी जी, आप बेफिक्र रहिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आधी रात थी पर सिया की नींद उड़ गई थी। उसने फ़ोन में राहुल की फ़ोटो देखी और ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। ज़िंदगी ऐसी क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं राहुल के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती, मेरे बचपन का प्यार है। पर आंटी अंकल का क्या? उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उन्हें कैसे दुख दे सकती हूँ? रोते रोते सुबह हो गई। उसने फैसला कर लिया था। सिया ने राहुल को मैसेज किया, राहुल मैं इस ज़बरदस्ती के बंधन से तंग आ गई हूँ। मैं अकेली क्यों ये ढोऊं बोझ? तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें कोई फिक्र नहीं पड़ता। तुम्हारा दिल करता है तो बात कर लेते हो, नहीं तो कई कई महीने बात नहीं करते। बस बहुत हुआ, मैं ये सगाई तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। सिया ने लिख तो दिया पर उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। अगर ये खत होता तो सारे अक्षर उसके आंसुओं से धुल जाते। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मियाँ और प्रीत ने आवाज़ सुनी तो वो भाग कर आईं। मियाँ ने पूछा, सिया क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही है तू? प्लीज़ चुप कर जा, देख मैं भी रो दूँगी, तू बता तो सही हुआ क्या है? प्रीत तो उसे गले लगाकर रो पड़ी। मियाँ भी उससे लिपट गई। उन्हें नहीं पता था कि बात क्या है, फिर भी वो खुद को रोक न सकी। काफ़ी देर बाद सिया चुप हुई। उसने मियाँ और प्रीत को कसकर गले लगा लिया, फिर बोली, आज तुम्हारी सिया मर गई। ये कहकर वो फिर से रो पड़ी। ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारे होते हुए हमारी सिया को कुछ नहीं हो सकता, प्रीत बोली। हाँ हम हैं ना, तू हमें बता क्या बात है, मैं राहुल को फ़ोन करूँ? राहुल का नाम सुनकर सिया और रोने लगी। मियाँ ने उसे पानी पिलाया। तीनों थोड़ी देर चुप रहने के बाद सिया ने उन्हें सारी बात बताई। सुनकर वो भी सोच में पड़ गई। कोई और रास्ता नहीं है क्या? मियाँ ने कहा। अगर होता तो आंटी जी ऐसा नहीं कहती, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। देखो तुम दोनों मेरा साथ देना, राहुल को ये कभी पता न चले कि आंटी ने मुझे फ़ोन किया था। अगर राहुल कुछ पूछे तो कुछ भी कह देना। तुम फिक्र मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, प्रीत बोली। अब ऐसा करो, तैयार हो जाओ, कॉलेज चलते हैं। नहीं आज मुझे कॉलेज नहीं जाना, मैं घर पर ही रहूँगी। नहीं हम तुझे अकेले नहीं छोड़ सकते, चल ऐसा करते हैं, हम भी कॉलेज नहीं जाते, यूं ही इधर उधर घूमते हैं, मियाँ बोली। हाँ ऐसा ही करते हैं, चल उठ तैयार हो जा, प्रीत बोली। तीनों जाकर पार्क में बैठ गई। सिया का फ़ोन बजा तो वो घबरा गई, पर ये रोहन था। उसने फ़ोन उठाया। आज कहाँ रह गई तुम तीनों, सब ठीक तो है? रोहन ने पूछा। आज हम मस्ती के मूड में हैं, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था, सो पार्क में आकर बैठ गए, सिया बोली। मुझे अपना दोस्त नहीं समझती ना, मुझे क्यों नहीं बताया कौन सा पार्क, मैं भी आता हूँ, रोहन बोला। सिया ने उसे लोकेशन सेंड कर दी, वो भी थोड़ी देर में आ गया। उन्होंने रोहन को भी सब कुछ बता दिया। रोहन बोला, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है सिया, मैं जानता हूँ राहुल भी तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो ये कभी नहीं मानेगा। सिया भरे आंखों से बोली, मैं जानती हूँ पर ये मुझे करना ही पड़ेगा। मैं आंटी की बात मोड़ नहीं सकती, अगर मेरे राहुल को छोड़ने से उसके परिवार का भला होता है तो मैं वो करूँगी। उनकी खुशी के आगे मेरा प्यार की कीमत कुछ भी नहीं है। मैं भुला दूंगी उसे और वो भी भूल जाएगा धीरे धीरे। मैं सिया से और बोला नहीं गया, वो रो पड़ी। सब उसे चुप कराने में लग गए। रोहन बोला, यार पैसे का क्या है, अगर प्यार साथ हो तो पैसा कमाया जा सकता है, पर अगर जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, वही साथ ना हो तो पैसों का भी क्या करना, वो पैसा किस काम का।
रोहन, तुम समझते नहीं हो, मैं और राहुल गरीबी में रह लेंगे, पर मेरी वजह से अंकल आंटी और टीना को भी गरीबी में रहना पड़े ये मैं नहीं कर सकती। इतनी स्वार्थी नहीं हूँ मैं, सिया ने कहा। और अंकल जी को अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इधर रूस। राहुल उनसे इंग्लिश में बात कर रहा था। राहुल को यहाँ आए कई दिन हो गए थे। यहाँ की आर्मी में बार बार डाटा लीक हो रहा था, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन कर रहा है, इसलिए उन्होंने राहुल को बुलाया था। उसका फ़ोन भी जब्त कर लिया था ताकि कोई सीक्रेट लीक ना हो। राहुल को आए बहुत दिन हो गए थे, पर पता नहीं लग पा रहा था क्योंकि वो बंदा उनकी हर गतिविधि देख रहा था। वो गद्दार उनके बीच में ही था। करीबन महीना होने को आया तब राहुल ने चीफ से बात की। सर देखिए, वो बोलने ही वाला था कि चीफ का खास वहाँ आ गया। वो वहीं बैठ गया। राहुल बोला, सर मैंने आपसे अपनी पर्सनल बात करनी है, आप इन्हें बाहर भेज दीजिए प्लीज़। चीफ ने उसे भेज दिया। तब राहुल बोला, सर हम जो भी करें सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहे। मुझे लगता है कि कोई दुश्मन का बंदा आपकी टीम में घुस गया है। राहुल बोल रहा था और यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ भी रहा था, तभी टेबल के एक साइड पर उसे छोटा सा एक डिवाइस मिला। उसने चीफ को दिखाते हुए कहा, या शायद ये ना भी हो, हमारे काम में ही कमी हो। मेरी शादी है कुछ दिनों में, मैं हार गया, मैं वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर उसने चीफ को बाहर से दरवाज़ा बंद करने को कहा। चीफ राहुल को बाहर से लॉक लगाकर चला जाता है। राहुल उस स्पीकर को म्यूट कर देता है, फिर वो अपने काम में लग जाता है। इस बार उनका काम हो जाता है। राहुल बहुत खुश हुआ। राहुल ने ऐसा सिस्टम सेट कर दिया था कि अब कोई हैक नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने करना भी हुआ तो उसे चीफ का कंप्यूटर छेड़ना पड़ेगा, जिससे वो पकड़ा जाएगा। राहुल ने उन लोगों से इजाज़त मांगी। आते वक्त उन्हें फ़ोन दिया गया। उसने फ़ोन ऑन किया तो कई मिस कॉल्स थी। माँ की सबसे ज़्यादा थी, वो भी 20 दिन पहले की। उसने माँ को फ़ोन किया। हेलो माँ, क्या हाल है? अब तक उसके पापा ठीक होकर घर आ गए थे, सो माँ ने उसे कुछ नहीं बताना ही ठीक समझा। अब याद आई माँ की। माँ क्या करूँ, काम में फंस गया था, सॉरी। अच्छा, मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि हम इंडिया आ गए हैं, टीना भी आई है। पर अब बेचारी तुझे मिले बिना ही चली गई। तुझे फ़ोन करती रही पर पता नहीं किस काम में लगा रहता है तू आजकल। चल आ जाना, फिर बात करते हैं, कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। राहुल ने मैसेज खोला तो सिया का मैसेज पढ़ा। वो हैरान रह गया। लगता है इस बार मेरी सिया ज़्यादा नाराज़ हो गई। चल कोई नहीं, मना लूँगा। उसने सिया को फ़ोन मिलाया पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ये फ़ोन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उसने फिर मियाँ, प्रीत और रोहन का नंबर मिलाया। सबने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसे लगा कि इस बार तो सिया सच में बुरी तरह नाराज़ हो गई। अब कैसे मनाऊं? उसने उसी वक्त कनाडा की फ़्लाइट बुक की और तीसरे दिन कनाडा पहुंच गया। वहां पहुंचकर भी वो फ़ोन ट्राई करता रहा पर किसी का फ़ोन नहीं मिला। वो सिया के कॉलेज गया। वो अभी आगे जा ही रहा था कि उसे प्रीत ने देख लिया। प्रीत उसी वक्त भागकर सिया को बताने गई। सिया रोहन और मियाँ के साथ ग्राउंड में बैठी थी। उसने मियाँ और प्रीत को जानकर राहुल की ओर भेज दिया। राहुल ने उन्हें देखकर बुलाया। हेलो, कहाँ है वो? मियाँ ने झिझक कर कहा, वो ग्राउंड में है, पर अगर तुम वहाँ ना ही जाओ तो अच्छा है। सिया अब वो पहले वाली सिया नहीं रही। अब वो हमसे भी बात नहीं करती, रोहन के साथ ही उसके घर में रहने लगी है। राहुल ने हंसकर कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं मिलकर आता हूँ। उसे लगा कि सिया ने उसे सताने के लिए जानबूझकर झूठ बुलवाया है। वो भागकर ग्राउंड में गया। उसने देखा रोहन सिया की गोद में सर रखे हुए था और वो दोनों बातें कर रहे थे। राहुल ने तब भी सब्र रखा और जाकर सिया को पीछे से गले लगा लिया और बोला, सॉरी यार, इस बार माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सिया ने उसकी एक नहीं सुनी और झटका देकर उसे पीछे हटा दिया। राहुल, तुम मेरा पास्ट थे, रोहन मेरा फ्यूचर है। तुम हम दोनों का रिश्ता खराब नहीं करो। सिया, ये नाटक बंद करो। मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मेरा काम ही ऐसा है। इस बार माफ़ कर दो, सच कहता हूँ, ये काम छोड़ दूंगा। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा। राहुल, अब देर हो चुकी है। तुमने मैसेज देखा? कितने दिन हो गए उस बात को। सच कहूँ तो मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। वो तो माँ की ख्वाहिश थी इसलिए मानना पड़ा, वरना तुम जैसे खड़ूस को तो मैं देखूँ भी नहीं। लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे प्यार करती हो, बचपन से प्यार करती हो, तुम इस तरह ना नहीं कर सकती। राहुल पागलों की तरह बोलने लगा।
तुम्हें खुद पर बहुत घमंड था ना, बस उसी घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ये सब किया। तुमने सगाई तोड़ी थी ना उस दिन, अब मैं तोड़ती हूँ। ये लो अपनी रिंग, और अब कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, कहकर सिया ने रिंग राहुल की तरफ फेंक दिया। सिया ने रिंग फेंकी और मुंह मोड़कर चल दी, क्योंकि उसकी आंखों में राहुल की हालत देखकर आंसू आ गए थे। वो नहीं चाहती थी कि राहुल उसके आंसू देखे। साथ में उसे ये भी डर था कि कहीं राहुल को देखकर उसका मन बदल ना जाए। राहुल फिर उसको रोकने आया। सिया, देखो, मैं मानता हूँ मैं घमंडी हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि मैं उस वक्त सगाई तोड़ना चाहता था, पर तुम्हें तो सब पता है, सबको पता है कितना बदल गया हूँ मैं। प्लीज़ इस तरह मत करो सिया। सिया ने मुंह उसकी तरफ नहीं किया, उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। रोहन से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। जैसे ही राहुल ने सिया की बाँह पकड़ने आया, रोहन उन दोनों के बीच में आ गया और गुस्से से बोला, राहुल, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? सिया अब तुम्हारी मंगेतर नहीं है, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसे हाथ लगाने से पहले सोच लेना। तुम मुझे हटाओगे सिया के पास जाने से? तुम क्या सोचते हो? तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगा? मेरी सिया सिर्फ नाराज है मुझसे, मैं उसे मना लूंगा, तुम पीछे हट जाओ। राहुल ने गुस्से में रोहन को धक्का दिया। रोहन नीचे गिर गया और उसके सर पर पत्थर लगने से खून आ गया। सिया भागकर उसके पास गई और उसे पकड़कर उठाते हुए राहुल से बोली, तुमसे कितनी बार कह दिया कि रिश्ता खत्म तो खत्म, चलो रोहन तुम्हें दवाई लगा दूं। राहुल अभी भी नहीं माना। वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया, मानो उसकी टांगें जवाब दे गई हो। वो बोला, सिया ऐसे ना करो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तो इससे मुझे क्या? सिया ने बिना मुंह घुमाए कहा। रोहन को सिया की पकड़ में कंपन महसूस हुआ। वो गिरने लगी थी कि रोहन ने सिया के कंधे पर अपनी बाह रख कर उसे थाम लिया। वो बेहोश हो गई थी, कई दिनों से कुछ खाया जो नहीं था। राहुल को लगा कि वो रोहन की बाहों में समा गई है। राहुल वहीं बैठा पागलों की तरह उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसके कानों में सिया के शब्द, तो इससे मुझे क्या, गूंज रहे थे। वो सोचने लगा, ये वही लड़की है जो मेरे जीने की दुआएं मांगती थी और आज कह रही है कि मेरे जीने मरने से उसे क्या। सिया, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्यों तुमने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा? रोहन को मिले अभी साल ही हुआ है और तुम उसकी बाहों में ऐसे कैसे? मैं कितना पागल था जो 9 घंटों का सफ़र करके इसके लिए यहाँ आया। और ये, वो वहीं बैठा जाने कितने देर सोचता रहा, रोता रहा। उसे सिया के साथ गुजारा एक एक पल याद आ रहा था। उसे बैठे बैठे शाम हो गई। उसका फ़ोन बजने लगा। उसने सोचा शायद सिया ने प्रैंक किया होगा और अब फ़ोन करके माफ़ी मांग रही होगी। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला। फ़ोन टीना का था। राहुल ने खुद को संभाला, फिर बोला, हेलो, और क्या हाल है? मैंने पैसे तो भेज दिए, फिर क्यों फ़ोन किया? उसने अपना दर्द छिपाते हुए कहा। पर टीना उसकी बहन थी, उसे कैसे ना कुछ पता चलता। उसने घबरा कर पूछा, भैया क्या बात है? पापा ठीक तो हैं? आपकी आवाज़ में इतना दर्द क्यों है? पापा, क्या हुआ पापा को? क्यों, आप घर पर नहीं हो क्या? मुझे लगा कि आपने पैसे भेजे हैं तो मेरी और माँ की मिस कॉल्स भी देखी होगी। माँ से बात नहीं हुई क्या? माँ से बात तो हुई थी, पर उन्होंने पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। अब तू पहेलियाँ ना बुझा, हुआ क्या है ये बता, राहुल बोला। पापा को हार्ट अटैक हुआ था, हमें सेक्रेटरी अंकल ने फ़ोन किया था। मैं भी उनके घर आने तक वहीं थी। वैसे तो उनसे रोज़ ही बात होती है, पर तुम्हारी आवाज़ सुनकर लगा कि शायद कुछ हो गया है। तुम ठीक तो हो भैया? टीना ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, बस थकावट है। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, अभी इंडिया जाता हूँ। उसने उसी वक्त सबसे पहले जाने वाली फ़्लाइट बुक कराई जो अगले दिन सुबह की थी। वो होटल की तरफ चल दिया। वो अब पापा की खबर के आगे सिया का दिया दर्द कुछ समय के लिए भूल गया। वैसे भी माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। सिया को होश आ गया था। उसने अपने आसपास देखा। मियाँ, प्रीत और रोहन खड़े थे। उसने पूछा, राहुल? कोई कुछ नहीं बोला। सिया को वो सारी बातें याद आने लगी। उसे खुद से नफरत हो रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मियाँ ने उसे बताया कि कैसे राहुल घुटनों के बल बैठा रो रहा था। सिया का रोना बंद नहीं हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो मर जाए, पर उसे अपने पापा का ख्याल आया कि इस तरह उन्होंने बिना माँ की इस बच्ची को पाला। वो प्रीत और मियाँ से लिपट कर बहुत रोई। बोली, मियाँ, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। वो मेरा बचपन का प्यार है। मैं सिर्फ 5 साल की थी जब से हम इस बंधन में बंधे थे। 16 साल का रिश्ता एक पल में तोड़ दिया मैंने। उसका बहुत दिल दुखाया।
सिया बोले जा रही थी, उसे फिर वो रिंग याद आई। वो झट से उठी और ग्राउंड की तरफ भाग ली। सभी उसके पीछे उसे आवाज़ें लगाते हुए जहाँ उसने रिंग फेंकी थी। सिया उस जगह पागलों की तरह रिंग ढूंढने लगी। वो भी उसकी मदद करने लगे। रोहन को वो रिंग मिल गई। उसने सिया से कहा, ये लो, मिल गई तुम्हारी रिंग। रिंग मिलते ही सिया उस रिंग को लेकर फूट फूट कर रोने लगी। ये मेरे राहुल की निशानी है। राहुल, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैं तुम्हारा दिल दुखाया। सिया राहुल चिल्लाकर इतना तेज़ तेज़ रोने लगी कि अगर कोई पत्थर दिल इंसान भी होता तो उसका भी कलेजा फट जाता। सिया के रोने में इतना दर्द था। रोहन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे सिया का दर्द देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वो क्या करता, ये फैसला सिया का ही था। सिया को राहुल के साथ बिताए पल याद आने लगे। कैसे राहुल ने उसके गाल पर किस किया था। सिया शर्मा गई तो राहुल बोला, सिया, तुम बेबी किस में ही शर्मा जाती हो, मुझे फ्रेंच किस कैसे दोगी। सिया बोली, राहुल, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है। राहुल बोला, तुमसे कैसी शर्म, तुम तो मेरी मंगेतर हो और कुछ दिन में हमारी शादी भी हो जाएगी, तो शादी के बाद दोगी ना। राहुल भी बुरा मस्ती के मूड में आ गया। सिया अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाते हुए बोली, राहुल, तुम कितने बेशर्म हो गए हो, तुम ऐसी बातें करते हो। जाओ, मैं शादी के बाद भी तुम्हें फ्रेंच किस नहीं देती, तुम किसी और से शादी कर लो। राहुल बोला, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, चाहे तुम फ्रेंच किस देना या ना देना, पर तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। सिया उन यादों से बाहर आई और रोते हुए रिंग को देखकर बोली, तुम मेरे रहो या ना रहो राहुल, मैं सिर्फ तुम्हारी ही रहूँगी, सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारे अलावा मैं अपने आसपास भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कैसे जीऊँगी तुम्हारे बिना राहुल, कैसे जीऊँगी। रोहन अपने आंसू पोंछ कर उसे उठाते हुए बोला, सिया, अब क्लिनिक में चलो, डॉक्टर आने वाली हैं। सिया ने वो रिंग अपनी उंगली में डाल ली और रोहन के साथ क्लिनिक में आ गई। क्लिनिक में डॉक्टर ने उसे चेक किया और बताया, आप खाना नहीं खाती क्या। खाना ना खाने और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई थी। ये पहले भी हुआ है। जी, मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है, पर वो पुरानी बात है। सिया जब बता रही थी तो उसे राहुल की बात याद आई। जब वो राहुल के सामने दूसरी बार कंपटीशन में बेहोश हुई थी तो राहुल ने उसे बहुत डांटा था और कहा था कि आगे से अगर खाना छोड़ा तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। सिया आंसू भरी आंखों से बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। रोहन जाकर उसके लिए कुछ खाने के लिए लाया। सिया जल्दी से रोहन के हाथ से खाने को लेकर जल्दी जल्दी खाते हुए बोली, मेरा राहुल नाराज़ हो जाएगा अगर उसे पता चला कि मैं फिर बेहोश हो गई थी तो। मुझे अपने राहुल के लिए खाना है। एक तरफ उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो खाने को जल्दी जल्दी अपने मुंह में ठूसते जा रही थी। उसकी हालत देखकर मियाँ और प्रीत एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। रोहन की आंखों से भी आंसू बंद नहीं हो रहे थे। क्या कोई इतना प्यार भी किसी से कर सकता है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।